Welcome back, students. Welcome back, students, to your SST class. So, now let's begin with the second chapter of history, page number 5 of your textbook. And the name of the chapter is India, that is, events after 1960. So, 1960 के बाद इंडिया में जो घटनाएं घटी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So let's begin. India became independent in 1947 CE, that is Common Era. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and castes live together. So we all know that India became independent from the British rule and from all other rules in 1947. Finally, we became totally independent from all the rules, especially the British rule, which were dominating India for many years. And then in 1950, that means after 3 years, India as a nation accepted the constitutional framework and we became a sovereign and democratic nation. मतलब स्वराज्य, इन शॉर्ट स्वराज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, आवर नेशन आवर रूल, वो इंडिया में लागू हो गया. कोई भी फॉरेन पावर्स या कोई इन्वेडर्स या कोई डोमिनेंस नहीं था. वी वर टोटली इंडिपेंडेंस और हमारा देश कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, किस तरीके से चलेगा, ये सब अब हम डिसाइड करने वाले थे. सो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. जो लोगों के हिसाब से वो अपना राजा या अपना रूलर चुनेंगे, अपना नेता चुनेंगे, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. जो आज हम करते हैं, जैसे कि वोट देना, हम अपने मर्जी से अपने हिसाब से अपना लीडर चुनते हैं. ओके, सो ये 1950 में हुआ. और हमारे सोसाइटी कैसी है, हर तरीके के लोग इसमें रहते हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट एथनिसिटीज़, डिफरेंट कास्ट वाले. During the initial period after independence, India needed to solve different issues of economic, political and social development. अब क्या हुआ, 1947 तक इंडिया अलग अलग रूलर्स के अंडर डोमिनेंस में था. यस, इंडिपेंडेंस नहीं था. वो पहले मुगल्स, देन ब्रिटिशर्स, ऐसे अलग अलग पावर्स इंडिया को सप्रेस कर रही थी, दबा रही थी. यस, इसलिए इंडिपेंडेंस मिलते ही सब कुछ ठीक होना पॉसिबल नहीं था. टाइम तो लगने वाला था, क्योंकि इतने साल किसी के कंट्रोल के अंदर रहने के बाद चीज़ें ठीक होने में टाइम तो लगता है. तो वैसे ही हुआ. इंडिपेंडेंस के इनिशियल पीरियड, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना था. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब पैसे की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, बाकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी. इंडिपेंडेंस मिलते ही सारे सब कुछ ठीक नहीं हुआ. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एम्फसिस on industrialization was a mean to achieve economic development and to eliminate poverty in India. poverty मतलब गरीबी. तो क्या हुआ, बहुत सारी गरीबी थी वहाँ पे तभी इंडिया में, क्योंकि लोगों ने सारा कुछ हमारा लूट के ले गए थे. हमारा जो भी धन था, ब्रिटिशर्स बोलो, मुगल्स बोलो, सो बहुत सारी गरीबी थी वॉर के वजह से, युद्ध के वजह से. तो उसको ख़त्म करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाई गई. इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्री का एस्टैब्लिश होना, अलग अलग इंडस्ट्रीज बिल्ड होना. किसके लिए, गरीबी को दूर करने के लिए. सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. और फिर क्या हुआ, इलेक्शन शुरू हो गए, मतलब लोग डिसाइड करेंगे कि कौन नेता बनेगा. At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker section of the society, were so to be implemented. और क्या हुआ, जो कि गरीब लोग थे, वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का था,
अदर बैकवर्ड्स या फिर बैकवर्ड्स लोगों के लिए। तो अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई उन लोगों के लिए। द 1960s। अब 1960s में क्या हुआ? इन द डिकेड ऑफ 1960s सेवरल इवेंट्स occurred which had a huge impact on the political situation in India। और 1960s में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसका इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत बड़ा असर हुआ। द रीजन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन वर फ्रीड फ्रॉम पोर्चुगीज रूल एंड बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन। और हमने पढ़ा ही है शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में कि ये जो गोवा, दीव, दमन था वो पोर्चुगीज रूल के अंडर था, तो वो भी क्या हो गया था? फ्री हो गया था। ब्रिटिशर्स के साथ वो लोग भी चले गए थे और फिर गोवा, दीव, दमन भी इंडिया का पार्ट बन गया। The tensions between India and China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the war of 1962 between two countries। और क्या हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया का चाइना के साथ भी उस वक्त रिलेशंस कुछ खास नहीं थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1962 में दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गया। This war was fought in the region of the Mahon line। और Mahon लाइन पे ये वॉर लड़ी गई। आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री। और फिर सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया इसलिए क्योंकि उसके पहले राजा महाराजाओं का रूल होता था, डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं हुई थी। इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेसी अडॉप्ट हुई, फिर इलेक्शन स्टार्ट हुए, लोग अपना नेता खुद चुनने लगे और फिर पंडित जी जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। He was the architect of India's foreign policy। एक पॉलिसी बनाई गई इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नाम की, और वो किसने बिल्ड की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसलिए उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि वो उन्होंने निर्माण की, उन्होंने बनाई। His contribution to the social and economic development of India is significant। तो उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट भी और इकोनॉमिक, पैसे की इसमें भी जो डेवलपमेंट इंडिया ने की, उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनका कंट्रीब्यूशन था, उनके वजह से हुआ। जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964। और फिर 1964 में उनकी डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनने, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। और सबको पता है कि कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान में जो तनाव, जो फाइट चल रही थी, वो भी वॉर में चेंज हो गई और फाइनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ 1965 में। द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। और सोवियत यूनियन जो था, उन्होंने दो कंट्रीज के बीच में सुलह करने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। ये फेमस स्लोगन है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers। जय जवान मतलब हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्मी लोग, और जय किसान मतलब फार्मर्स। सो दोनों को उन्होंने इम्पोर्टेंस देते हुए ये स्लोगन बनाया, जय जवान जय किसान, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर नेशन। लाल बहादुर शास्त्री ब्रेथ हिज लास्ट एट तशकंत इन 1966। तो वहाँ पे उनका एक्सपायर हुए वो 1966 में। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन बने?
Indira Gandhi ji after Lal Bahadur Shastri. During her tenure, Pakistan's oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement there. This movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organizations Mukti Bahini. These crises in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. तो जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनके टेन्योर में, मतलब वो जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पाकिस्तान की ऑपरेसिव पॉलिसी इन ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी ईस्ट पाकिस्तान में, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ. और ये मूवमेंट कौन चला रहा था, मतलब हु वॉज द हेड ऑफ दिस मूवमेंट? शेख मुजीबुर रहमान. और उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, वो ये मूवमेंट चला रहे थे. उसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया को भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ उसका इंडिया पर भी. और बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आए. रिफ्यूजीज मतलब जो हमारे लोग वहाँ पे अटके हुए थे वो इंडिया में आए. द 1970s, अब ये 1960 तक ये हुआ कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बने, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी. ये 1960 से लेकर 1970 तक हुआ. और तीनों ने क्या क्या किया वो हमने देखा. अब 1970s की बारी है. 1970s में क्या हुआ? The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. फिर 1917 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ उसमें क्या हुआ, एक और कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री का निर्माण हुआ, बांग्लादेश. पहले बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बाद में वो अलग हुए और एक सेपरेट कंट्री फॉर्म हुई नेम्ड एज बांग्लादेश. As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purpose, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. So क्या हुआ, एटॉमिक एनर्जी, यस, एटॉमिक एनर्जी मतलब एटॉमिक बॉम्ब्स ये जो है वो यूज़ करने का एक शर्त था कि वो सिर्फ अच्छाई के लिए यूज़ करना है. सो वो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एटॉमिक एनर्जी का निर्माण हुआ इंडिया में. और फर्स्ट एटॉमिक अंडरग्राउंड टेस्ट कहाँ पे हुई? पोखरन में, जो कि राजस्थान में है. वो 1974 में हुई. फिर इन 1975 द पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन रिपब्लिक एंड सिक्किम बिकेम अ full-fledged state in the Indian Federation. During this decade, the political situation in India grew unstable. So, सिक्किम एक स्टेट बन गई अलग से और सिक्किम को एक अलग स्टेट करके नाम मिला 1975 में. ड्यूरिंग दिस डिकेड मतलब 10 साल का एक डिकेड होता है. ओके, सो इन 10 सालों में, मतलब दिस डिकेड में, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रीव अनस्टेबल. फिर ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो थोड़ी ऊपर नीचे होने लगी, थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी. द अलाहाबाद हाई कोर्ट गेव द वर्डिक्ट इन 1974 दैट इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, हैड मिसयूज्ड द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग हर इलेक्शन कैंपेन. और क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी ने मशीनरी का गलत उपयोग किया उनके इलेक्शन के कैंपेन में. इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट. उसके वजह से क्या हुआ, पूरे देश में प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन होने लगे, स्ट्राइक होने लगे.
क्योंकि कुछ लोगों को वो वर्डिक्ट सही लगा और कुछ लोगों को गलत। तो ये सही और गलत के बीच में झगड़े होने लगे, लोगों के बीच में दंगे होने लगे, आंदोलन होने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण। सो पहले से ये झगड़े चल रहे थे, उसमें से एक न्यू मूवमेंट आई जो जयप्रकाश नारायण जी ने लाई थी, उसके वजह से और कॉम्प्लीमेंट्स बढ़ गए। द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वर्सेंड। सो कंट्री में पूरा एक अजीब माहौल फैल गया था। भले ही इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन ये कुछ पॉलिटिक्स के वजह से ये अलग ही खराब माहौल कंट्री में हो गया। एंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी। फाइनली नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा ताकि शांतता बनी रहे, सिचुएशन कंट्रोल में लाई जा सके। ड्यूरिंग दिस ट्रिब्यूलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर सस्पेंडेड ड्यू टू द इमरजेंसी ऑफ इंडियन administration became disciplined, but the human rights were restricted. The period of national emergency lasted from 1975 to 1977, and after that general elections were conducted. और 1975 से 1977 तक यही ऐसे ही चलते रहा। नेशनल इमरजेंसी 2 साल तक लागू थी। कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्टेड थे कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ चीज़ें नहीं करने के लिए, और ये 2 साल तक हुआ। और उसके बाद फिर 1975 to 1977 एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड। और 1977 के बाद फिर जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुई।